नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। बताइए आप सभी जने कैसे हैं। उम्मीद करके चलते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए खैर बता दीजिए, पिछले दिनों मैं क्या पढ़ रहा था। अपन सीख रहे थे वृत्तीय गति से संबंधित कुछ समीकरण। मैंने बताने की कोशिश किया था कि कौन कौन समीकरण लगता है वृत्तीय गति में। जिस तरह से रेखीय गति में समीकरण होता था उसी तरह अपन वृत्तीय गति से संबंधित समीकरण जान गए थे। एक बार उसको फिर से रिकॉल कर देते हैं कि चलिए कौन कौन से समीकरण आता है। तो एक बार लिख लेते हैं कि वृत्तीय गति में कौन कौन से समीकरण एक्चुअली अपन अप्लाई करेंगे और यह समीकरण कब वैलिड होगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं वृत्तीय गति में गति का समीकरण। अच्छा, रेखीय गति में गति का समीकरण केवल तब लगता था ना जब त्वरण का मान कैसा हो, कांस्टेंट। तो इसमें कब लगेगा, जब कोणीय त्वरण का मान कैसा होगा, कांस्टेंट। तो एक्चुअली अल्फा कैसा होगा, कांस्टेंट, तभी सारे के सारे समीकरण अप्लाई होगा। कौन कौन से समीकरण था, पहला समीकरण देख लेते हैं। इसमें था ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। दूसरा समीकरण क्या होता था, ध्यान रखिएगा, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होता था, ये होता था ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। चौथा समीकरण क्या होता था, देख लेते हैं। थीटा बराबर होता है ओमेगा फाइनल इंटू टी -1/2 इंटू अल्फा टी स्क्वायर। और एक लास्ट समीकरण था, दैट इज थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बटा में 2 इंटू टी। इसको आपको रिमेंबर रखना है, पिछले दिनों ही बताया था आपको शॉर्ट में। अभी शॉर्ट में इसको ध्यान रख लेंगे, फटाफट से देख लेंगे। अच्छा, इसको MTR के कैटेगरी के अंदर रखेंगे। इसका मतलब होता है मुझे तो रट ही लो। हर हाल में इसको आपको माइंड में मेकअप करके रखना है। ये फार्मूला याद रहेगा तभी इससे संबंधित आप सवाल बना पाएंगे। तो इतना आप छाप लीजिए पहले, तो इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तब तक इसको छापिए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं और इससे किस तरह से सवाल आएगा इससे संबंधित जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आएगा। सवाल में दे रखा होगा कि किसी वस्तु जो वृत्तीय गति पे चल रहा है, कोई वस्तु, उसका इनिशियल ओमेगा दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, और अल्फा का वैल्यू दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो सवाल पूछा जाएगा तो t बराबर 2 सेकेंड बाद कोणीय वेग एवं कोणीय विस्थापन निकालें। एक अच्छी सवाल है जो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, केवल फार्मूला पर बेस्ड है। यदि आपको फार्मूला याद है तो इस तरह के सवाल इजीली तरीके से कर सकते हैं। फिर से क्या सवाल दे रखा है, वृत्तीय गति में चलती हुई वस्तु का ओमेगा दे रखा है इनिशियल 2 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला है कि 2 सेकेंड के बाद कोणीय वेग क्या होगा और कोणीय विस्थापन क्या होगा। तो कोणीय वेग का सिंपल फार्मूला लगा देते हैं। क्या होता था, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। समझ में आई बात। क्या क्या दे रखा है उसको पुट कर देते हैं। ओमेगा इनिशियल कितना दे रखा है 2, प्लस अल्फा कितना दे रखा है 4 इंटू समय कितना है 2। देख लेते हैं, 4 दूनी 8 हो 2 10, कितना निकल कर आएगा, ये निकल के आएगा ओमेगा फाइनल 10 रेडियन पर सेकेंड। तो कोणीय वेग तो हमको निकल कर आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। कोणीय विस्थापन मतलब थीटा निकालना है।
अच्छा देखो ओमेगा इनिशियल भी दे रखा है, ओमेगा फाइनली मैंने निकाल दिया 2 सेकेंड के बाद। तो थीटा का एक फार्मूला बड़ा अच्छा होता था, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बटा में 2 इंटू टी। एक बहुत अच्छा फार्मूला है जिससे आसानी से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। इनिशियल ओमेगा कितना दे रखा है 2, फाइनली कितना आया 10 बटा में 2, और समय कितना दे रखा है, ये भी 2 ही दे रखा है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 10 और 2 कितना निकल कर आएगा, 12 रेडियन। थीटा है तो इसका ऐसा मात्रा क्या होगा, रेडियन निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से बेसिक सवाल आता है, ओमेगा इनिशियल दे देगा, अल्फा दे देगा, तो किसी समय के बाद फाइनल ओमेगा पूछ दिया जाएगा और कोणीय विस्थापन पूछ दिया जाएगा। तो अपन इजीली तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर अपन बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो इसको ऊपर से मिटा देता हूं मैं। तो सिंपल इस समीकरण से सवाल आएगा तो बिल्कुल फार्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल बढ़िया कर लेते हैं। दिया हुआ रहता है कि देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है ना जो वृत्तीय गति परफॉर्म कर रहा है, उसका ओमेगा दे रखा है लेट से 16 रेडियन पर सेकेंड, और अल्फा दे रखा है कितना, अल्फा दे रखा है मेरे ख्याल से मान लीजिए 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा जाएगा कि समय ज्ञात करे जब कोणीय वेग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तथा उस समय वस्तु की कोणीय विस्थापन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो दे रखा है कि ओमेगा इनिशियली कितना है 16 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा कितना है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि समय ज्ञात करो जब कोणीय वेग फाइनली कितना हो जाए, शून्य हो जाए, और जब समय निकल के आ जाएगा तो कोणीय विस्थापन भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालने की प्रयास करेंगे, एक बार ट्राई आप लोग कर लीजिएगा। ओमेगा फाइनल बराबर क्या होता है, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। कह रहा है कि कोणीय वेग शून्य हो जाए तो फाइनली वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओमेगा इनिशियल का वैल्यू पुट कर देते हैं 16 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, अच्छा जी ध्यान रखिए अल्फा 4 नहीं, अच्छा अल्फा -4 है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे -4 इंटू टी। इसको कितने के बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो ध्यान दीजिएगा इधर लाएंगे तो हो जाएगा 16 बराबर ये आ जाएगा 4 इंटू टी। 4 से कितने बार में, 4 बार में कट के आएगा, तो यहाँ से समय निकल कर आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट 4 सेकेंड तक चलेगा ना, तो 4 सेकेंड चलने के बाद उसका ओमेगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब समय निकल के आ गया 4 सेकेंड। अच्छा इनिशियल ओमेगा पता है, फाइनली 0 है, तो थीटा भी निकाल सकते हैं। थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बटा में 2 इंटू टी। जो दे रखा है उसको पुट कर लेंगे। ओमेगा इनिशियली दे रखा है 16, फाइनली कितना हो गया 0 बटा में 2, और समय कितना निकल कर आ गया 4। बिल्कुल आसानी से निकल कर आ जाएगा। ध्यान दो, 2 से कितने बार में काटेंगे, 2 बार में, तो 16 गुने 2 कितना निकल कर आ जाएगा, 32 रेडियन। तो इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। इस सवाल भी बहुत आसान था, आसानी से बन जाएगा। तो इसमें सवाल कोई भारी नहीं आता, केवल यदि आपको फार्मूला याद है तो आसानी से सवाल अपन सोल्व कर सकते हैं। चलिए जी इतना लिखिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। ऊपर से मैं मिटाता हूँ।
तो मेरे ख्याल से जो भी डेटा दे रखा होगा ना सवाल में, उसके अनुसार केवल फार्मूला पुट करके, जो समीकरण सूत्र हमें मालूम है उसको पुट करके ना इजीली तरीकों से सवाल आप सोल्व कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन में देखिए, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के कोई भी चैप्टर को ना दो भागों में हम बांट देते हैं। एक भाग होता है जो काइनामेटिक्स कहलाता है, दूसरा भाग होता है जो डायनामिक्स कहलाता है। देखिए, काइनामेटिक्स का मतलब होता है कि किसी चैप्टर के अंतर्गत केवल गति से संबंधित अपन स्टडी करते हैं ना, तो उस पार्ट को काइनामेटिक्स नाम दे देते हैं। लेकिन उसी चैप्टर के अंदर यदि हम गति के कारण से संबंधित अध्ययन करते हैं ना, तो फिर उसको नाम दे देते हैं डायनामिक्स। क्या नाम देते हैं? डायनामिक्स। तो फिजिक्स के कोई भी चैप्टर के दो हिस्सा हो जाता है, एक काइनामेटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। तो काइनामेटिक्स में केवल गति से संबंधित अध्ययन करेंगे, मतलब फाइनल वेग निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, ओमेगा निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। लेकिन व्हाट इज द रीजन कि कोई वस्तु वृत्तीय गति पे चल रहा, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होता है, उस रीजन को बोल देते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। तो जब फोर्स से रिलेटेड अध्ययन करते हैं ना किसी भी मोशन का, तो उसको बोलते हैं डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। तो अपन जानने की कोशिश करेंगे कि डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ। तो लिखिए टॉपिक, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलिए जी, तो डायनामिक्स से संबंधित का मतलब क्या होगा? वृत्तीय वस्तु में, चलती वस्तु पर लगने वाले बल के कारण जो स्टडी करेंगे वो डायनामिक्स कहलाएगा। चलिए बात, अच्छा, बल लगेगा तो बल से त्वरण उत्पन्न होता है। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई वस्तु वृत्तीय गति पे चलता है ना, तो उसमें कौन कौन सी त्वरण इंक्लूड हो जाता है। एक डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा दिखाने की प्रयास करता हूँ। जैसे मान के चलिए एक कोई वृत्त है जिस पर कोई वस्तु चल रहा है। वृत्त का सेंटर कुछ यहाँ पे दे रखा है और इसका रेडियस मैंने r मान लिया। चलिए बताइए, इस पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलता है ना, तो वृत्तीय पथ पर चलता है तो दो चीज होता है। एक तो वस्तु के वेग बदलता है और दूसरा वस्तु के हर पॉइंट पे दिशा बदलता है। तो वेग को बदलने वाला भी एक कोई ना कोई त्वरण होता है और वेग के डायरेक्शन को भी बदलने वाला कोई ना कोई त्वरण होता है। तो जो त्वरण वेग के परिमाण को बदल देता है ना, उस त्वरण को नाम दे देते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या देते हैं? स्पर्श रेखीय त्वरण। और जो त्वरण वेग के डायरेक्शन को बदलने में मदद करता है, उस त्वरण को नाम दे देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का नेट त्वरण मान लेते हैं कुछ इस डायरेक्शन में है, जिसको हम ए नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ए। लेट से ये एंगल कितना हो गया? थीटा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। इस त्वरण को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इधर कंपोनेंट करेंगे ए का, तो क्या निकल कर आएगा? ए कॉस थीटा। क्या आएगा? ए कॉस थीटा। और एक सेंटर की तरफ निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ए साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, ए कॉस थीटा को ही नाम दिया जाता है ए टी। क्या नाम दिया जाता है? ए टी, जिसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसको क्या नाम दे देते हैं? इसको नाम दे देते हैं एक्चुअली ए सी, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दो तरह के त्वरण होता है, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और एक वेलोसिटी के अलोंग होता है।
तो बोलेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो जो त्वरण वेलोसिटी के डायरेक्शन में आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो त्वरण वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दोनों का एक्चुअली डेफिनेशन लिख लेंगे। चलिए, तो इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या अर्थ है। तो इसको मिटा देता हूं, या ऊपर थोड़ा सा मिटा कर इसको डेफिनेशन लिख देता हूं। चलिए, तो AT का मतलब समझ लेंगे कि AT का मतलब क्या है। इसको हिंदी में नाम देते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। परिभाषा लिखेंगे तो बोलेंगे वेग के अनुदिश, दिशा को अच्छा से बोलें तो अनुदिश बोलेंगे, त्वरण स्पर्श रेखीय त्वरण कहलाता है। और यदि वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को या तो बढ़ाएगा या फिर वेलोसिटी को घटाएगा। तो वेलोसिटी को बढ़ाने और घटाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बोलेंगे कि यह जो त्वरण होता है ना, वेग के परिमाण में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये वेलोसिटी के एक्चुअली मैग्नीट्यूड को बदलने में सहायक होता है। दूसरा त्वरण नाम होता है AC। इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो बोलेंगे वेग के लंबवत त्वरण को क्या नाम दे देते हैं, यह किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, तो बोलेंगे यह वेग के दिशा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान रखिएगा, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब फोर्स से रिलेटेड बात। जब वस्तु पर फोर्स लगेगा तो त्वरण भी उत्पन्न हो जाएगा। तो बोलेंगे कि देखो भाई, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पे चलता है ना, तो दो तरह के त्वरण होता है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के अलोंग कार्य करता है और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक जो वेलोसिटी के लंबवत होता है, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों चीज को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड में भी पूछा जाता और बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद मिटा देता हूँ। रुक जाइएगा इसको, चलो चलिए, तो इसको मिटाते हैं।
तो चलिए इस मैंने अभिकेंद्रीय और स्पर्श रेखीय के बारे में जान गया, उसको थोड़ा सा ऐसे भी डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। मान के चलिए देखो कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय गति पे चल रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, ई हो गया, और मान के चलिए एक्सेलरेशन जो नेट है उस डायरेक्शन में, दोनों का बीच का एंगल कितना दे रखा है जी, tan थीटा। तो दो त्वरण होगा, इसका दो कंपोनेंट, एक तो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ कंपोनेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा a cos थीटा, और इसी को नाम दे देंगे at जो अलोंग दी वेलोसिटी है, और एक परपेंडिकुलर आएगा किसका, वेलोसिटी के, तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा a sin थीटा, और इसी को क्या नाम दे देते हैं ac। तो दो तरह के एक्सेलेरेशन होता है, एक होता है at, दूसरा क्या हो जाता है ac। ac वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है और at वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलता है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा बात। तो अब हम जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यदि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसमें कौन कौन से त्वरण होगा और कौन सा त्वरण नहीं होगा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी त्वरण प्रेजेंट होगा उसका हम व्यंजक कैसे निकालेंगे, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो टॉपिक लिखे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को नाम देते हैं एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक समान, और सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, वृत्तीय गति। तो एक समान क्या भाई, एक समान वेग हो जाना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हो जाता है। तो ध्यान रखिए, एक समान वेग होने का मतलब वेग तो एक समान होता नहीं, क्योंकि सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पर वेग का डायरेक्शन बदलेगा। तो एक समान सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि स्पीड कैसा रहेगा वस्तु का, कांस्टेंट रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेग कांस्टेंट नहीं रहेगा, कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगा, स्पीड। स्पीड को बोलते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है कि एक समान वृत्तीय गति में कौन कौन सी बातें सत्य है। तो पहले बोलेंगे कि भाई एक समान सर्कुलर मोशन में वस्तु के चाल नियत रहता है, वेग नियत नहीं रहता। देखिए इसका मतलब जब वेग बदलते रहता है तो त्वरण भी कैसा होगा, बदलते रहेगा। तो एक समान सर्कुलर मोशन में चाल नियत रहता है, वेग परिवर्तनशील रहता है, और वेग परिवर्तनशील होने की वजह से एक्सेलरेशन कैसा होगा, परिवर्तनशील होगा। परिवर्तनशील का मतलब इसमें दो एक्सेलरेशन, कौन एक्सेलरेशन होगा और कौन एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो जानने की कोशिश करते हैं। चलिए एक फिगर के द्वारा मान के चलिए कोई एक वृत्त पर वस्तु चल रहा है। मान लेता हूं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है और कोई ना कोई थीटा एंगल जाने के बाद ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी ऐसे होगा। तो ध्यान दो, ई एंगल तो शुरुआती में 90 डिग्री, तो मान लेता हूं कि इसका भी इनिशियल जो कि v ही होगा, स्पीड कांस्टेंट है जिसको नाम मैंने बोल दिया v, और v फाइनल भी v आएगा, लेकिन डायरेक्शन इसको निकालने की प्रयास करेंगे। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं a, इस बिंदु को नाम देता हूं b। अच्छा ई एंगल थीटा, तो ये भी एंगल बता सकते हैं क्या, ध्यान दो ई एंगल थीटा, तो यहाँ से ई एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना निकल के आ जाएगा, थीटा। अच्छा ध्यान दीजिए भाई मेरे, ई एंगल आधा कितना हो गया, थीटा, आधा नहीं। तो ई एंगल बचे हुए एंगल बता सकते हैं, ई एंगल निकल के आ जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या निकल के आएगा, सामने लिख देता हूँ इसको, ई एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी और रेडियस तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो गया r, रेडियस r हो गया। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करूँ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी में लिखने की कोशिश करूँगा। तो v फाइनल क्या निकल के आएगा,
वेलोसिटी के कंपोनेंट यदि करें तो ई हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा v इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर आएगा है ना, इसके परपेंडिकुलर, ये तो इसके अलोंग हो गया, इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर ई हो जाएगा v, मतलब इसको डायग्राम के द्वारा निकालूंगा तो ऐसे ही आएगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को b नाम देता हूँ, तो ये v cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा v sin 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए, एक एक चीज को अपन समझने की प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे तो v sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा v cos थीटा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा v sin थीटा। तो ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें डायरेक्शन के साथ, क्योंकि वेलोसिटी एक सदिश राशि होता, तो ये v आया लेकिन किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, तो इसको लिखेंगे v j कैप, ऊपर के डायरेक्शन को j से नाम देते हैं। v फाइनल निकालने की कोशिश करेंगे तो दो डायरेक्शन आया, एक x में भी है, दूसरा y में भी है। y में कितना आया v cos थीटा, और प्लस आया तो इसको v cos थीटा j कैप नाम दे देते हैं। माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि इसको पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, तो ये क्या निकल के आ गया माइनस v sin थीटा और क्या i कैप, माइनस मैंने पहले ही लिख दिया। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, फाइनल वेलोसिटी निकल गया, तो क्या मैं वेलोसिटी में चेंज निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, डेल्टा भी निकाल देता हूँ, तो डेल्टा भी का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल लिख लेते हैं एक बार, कितना आया, ये आया v cos थीटा j कैप माइनस v sin थीटा i कैप माइनस ऑफ v j कैप। j कैप और j कैप को एक साथ रख लेंगे, तो चलिए एक साथ रख लेंगे, तो v कॉमन हो जाएगा क्या, और यहाँ से निकल जाएगा cos थीटा माइनस 1 इंटू जे कैप रहेगा, माइनस ही निकल के आ जाएगा v sin थीटा इंटू नहीं डायरेक्शन में i कैप। ये तो हमको निकल गया चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा आसान से। चलिए, और इसी को सोल्व करते हैं कि तो वेलोसिटी में चेंज कितने के बराबर है, यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालने की यदि प्रयास करूं, ऊपर मिटाता हूं आपको, इतना आप डायग्राम जरूर छापिएगा। तो मेरे को समझ में आएगा कि देखो भाई, डेल्टा भी कितना निकल कर आ गया, ई निकल के आ गया v इंटू कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप के साथ माइनस ऑफ v साइन थीटा आई कैप के साथ। अब हमको डेल्टा v के मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता है, बिल्कुल आता है, x और y को दोनों के स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं, इतना तक मिटाता हूँ। चलिए, तो मैं निकालने की प्रयास करता हूँ कि डेल्टा v के मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ध्यान दो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लिखेंगे रूट ओवर क्या v इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और पूरे के होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो ये निकल के आएगा v साइन थीटा के होल स्क्वायर। एक बार अंदर ही अंदर सोल्व करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया v स्क्वायर है ना, कॉस थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये निकल के कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस ऑफ 1, और ये क्या निकल के आ जाएगा प्लस ऑफ v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, इसको सोल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं नतीजा क्या निकल कर आता है। तो v स्क्वायर दोनों जगह से अपन कॉमन ले सकते हैं, तो v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ जाता है।
ध्यान देने की अपन कोशिश करेंगे। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 हो जाएगा? बिल्कुल 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक साथ, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस इधर भी क्या है 1 दे रखा है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा? ये भी स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। भी स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना होगा? भी निकल के आ जाएगा और रूट ओवर ये हो जाएगा। अच्छा 2 भी आप कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो निकल के आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। यदि किसी को ट्रिग्नोमेट्री का अच्छी खासी नॉलेज है, थोड़ा सा भी जानकारी है, तो एक फार्मूला पढ़े थे अपन, cos 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता था या 1 प्लस कॉस 2 थीटा आता था। इसको चेंज करते थे तो देखो क्या करते थे, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 है तो थीटा हो जाएगा, थीटा रहेगा तो 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 2। तो ध्यान दो 1 माइनस कॉस थीटा को भी यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? ये निकल के आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कितने के बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू इतने बराबर रख देता हूँ। तो ध्यान दीजिए इधर सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा बात। तो ये तो भी है, 2 अंदर अंदर है, ये है, इसको लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। 2 गुना देख 2 कितना हो जाएगा? 4 निकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब सब बाहर निकल के आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 भी साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो देखो बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया कि वेग में परिवर्तन में के परिमाण जो निकल कर आया ना, वो 2 भी साइन थीटा बाई 2 आया। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि देखो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया, वो कितना निकल के आया? वो निकल के आया 2 भी साइन थीटा बाई 2। यहाँ से एक कंक्लूजन अपन निकालने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिए। ये तो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो रहा था और मैग्नीट्यूड कितना निकला वेलोसिटी के जो परिवर्तन है उसमें, वो हो गया 2 भी साइन थीटा बाई 2। चलिए ऊपर मिटाता हूँ, इसको एक बार कंक्लूज करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए मान के लेते हैं ना कि जब वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना, तो थीटा बहुत बहुत छोटा, तो एक हमको इसमें कंसीडरेशन करना पड़ेगा कि यदि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा कैसा हो? बहुत छोटा हो। देखिए थीटा बहुत छोटा हो तो एक चीज सुनने होंगे आप कि साइन थीटा बाई 2 कितने के बराबर हो जाएगा? थीटा बाई 2 के बराबर ही हो जाता है यदि थीटा क्या हो? बहुत बहुत छोटा हो। तो ये अपन लोग पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जब शुरुआत में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो यहाँ से डेल्टा भी का मॉडुलस क्या निकल के आ जाएगा? 2 भी साइन थीटा बाई 2 को केवल क्या लिख दूंगा? थीटा बाई 2। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा? भी थीटा। तो डेल्टा भी का जो मैग्नीट्यूड निकल कर आया है कितना निकल के आ गया? भी थीटा। अच्छा अभी तक तो देखो भाई ध्यान से समझिएगा, मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ। इसमें होता क्या है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो बदल क्या रहा है? वेलोसिटी के डायरेक्शन। यदि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बदलता कौन था? at बदलता था। इसका मतलब at इस केस में तो क्या हो गया? 0। तो वेलोसिटी में जो परिवर्तन को इसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे ना, तो ac निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? ac निकल कर आएगा। तो ऊपर एक्चुअली मिटा देता हूँ और इसको अब करते हैं डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दीजिएगा इसको अपन क्या करें? डिफरेंशिएशन v इंटू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? एक्चुअली हो जाएगा d डेल्टा v विथ रेस्पेक्ट टू dt। अच्छा v तो कांस्टेंट है तो v बाहर आ जाएगा और केवल थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज d थीटा बटा में dt। बहुत ध्यान से बताइए, क्या d थीटा बटा में dt यही ओमेगा होता था? बिल्कुल जी, यही ओमेगा होता था।
तो ई तो क्या निकल के आएगा, AC निकल के आएगा। अब इस जगह V इंटू ओमेगा, ध्यान रखिएगा AC का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है कितना, V इंटू ओमेगा। और एक और बात, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बताओ AT कितना, 0, याद रख लीजिएगा, स्टार पॉइंट है ये, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेग एक समान चाल नियत है ना, चाल को बदलता ही कौन था, AT, और चाल ही नियत है तो बदल नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो गया, AT कितना, 0, बदलने वाला कारक 0, तभी तो नहीं बदल रहा। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो रहा, तो सर्कुलर मोशन करा कौन रहा होगा, दैट इज AC। इसीलिए AC का नतीजा कितना हो गया, V इंटू ओमेगा। एक और मैंने रिलेशन सिखाया था कि देखो V बराबर क्या होता है, R ओमेगा, तो इसको R इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, R ओमेगा स्क्वायर, क्या निकल के आ गया। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम AC का फार्मूला निकल के आ गया, V इंटू ओमेगा या R इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको रीओपन करें तो देखो ओमेगा को क्या V बटा में R लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो R हो गया, ये हो जाएगा V स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा V स्क्वायर बटा में R। ध्यान रखिएगा AC का 2-3 फार्मूला होता है, एक होता है V इंटू ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू R, और तीसरा होता है V स्क्वायर बटा में R। तो अपन तीनों फार्मूला को एक साथ लिख लेंगे। AC बराबर क्या हो जाएगा, पहला फार्मूला V इंटू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर R, या फिर V स्क्वायर बटा में R। तो ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो AC निकल के आ जाता है वो V स्क्वायर बटा में R हो जाता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर R होता है, या फिर V इंटू ओमेगा हो जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि चाल नियत था, चाल को बदलने वाला कारक 0 हो गया, इसलिए चाल नहीं बदल रहा। दूसरी बात, चूंकि डायरेक्शन बदल रहा है तो डायरेक्शन को बदलने वाला कारक कुछ ना कुछ होगा, और डायरेक्शन बदलने में रिस्पॉन्सिबल AC ही तो था, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला एक्चुअली आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो तो उसमें AT भी हो जाएगा और AC भी हो जाएगा। तो मैंने सिखाया पहले कि AT जिसको बोल सकते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, और एक कोणीय त्वरण में संबंध मैंने बताया था, तो आपको पता था कि AT बराबर क्या होता है, R इंटू अल्फा। तो AT का जो फार्मूला मैंने पहले सिखा रखा हूँ, क्या होता है, R इंटू अल्फा, और AC बराबर ओमेगा स्क्वायर R, V इंटू ओमेगा, या फिर V स्क्वायर बाई R। तो तीनों चीज़ आप एक साथ लिख सकते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन कब AT कब आएगा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो, जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। तो मेरे ख्याल से AC का डेरिवेशन आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समझ में आ गया होगा। सिंपल एक सवाल कर लेते हैं, और आज के वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसको रोक देते हैं। इसके बारे में AC और AT के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हम AC AT निकालेंगे। बिल्कुल, तो क्वेश्चन एक सिंपल सा ले लेता हूँ। देखो भाई, कोई ऑब्जेक्ट है ना, ब्रीथ पे चल रहा है और किस वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका वैल्यू दे रखा है लेट से 4 मीटर पर सेकेंड, और उसकी रेडियस दे रखा है 2 मीटर। तो बोलेगा कि उसका अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होगा। तो AC बराबर फार्मूला जानते हैं क्या भाई, V स्क्वायर बार R। तो निकालना क्या था, AC निकालना है। तो AC V को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 के होल स्क्वायर, और R का वैल्यू कितना है, 2, तो 4 के स्क्वायर 16 बटा में 2, कितना निकल के आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना बात आपको समझ में आ गया, और आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि आपकी बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, आज आपके साथ जुदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय रहेगा सभी को, धन्यवाद।